हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ जिसका नाम है बूढ़ी माँ का बेटे पर मुकदमा, जिसका फैसला जज के पास भी नहीं था। एक बूढ़ी औरत थी जिसके एक बेटा था। बेटे की शादी हो चुकी थी। बहू आई। बहू को सास का घर में रहना रास नहीं आ रहा था। बेटा भी कोई मतलब नहीं रखता था। तब माँ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। आज अदालत में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर शहर के नामी व्यापारी राकेश की माताजी ने उन पर मुकदमा क्यों किया है। ऐसी क्या वजह हो गई। सब कुछ होते हुए भी, हर सुख सुविधा होते हुए भी क्यों एक माँ को अपने बेटे पर मुकदमा करने की ज़रूरत पड़ी। ज़रूर राकेश माँ को सताते होंगे, वरना एक माँ अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों करती। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी और तभी जज साहब आए और ऑर्डर की आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ के गूंजते सब शांत हो गए। केस की बहस शुरू हो गई। दोनों पक्ष के वकील अपना अपना पक्ष रखा और राकेश की माताजी बबीता देवी को कटघरे में हाजिर होने का हुक्म दिया। एक सभ्य सी औरत अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे की तरफ बढ़ने लगी। यही कोई 60-70 साल की महिला थी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, रंग गोरा, जिस पर बुढ़ापे के साथ साथ लाचारी के भी निशान थे। जज ने महिला को देखकर सवाल किया, तो माताजी, क्या वजह है जो आपने अपने बेटे पर यह मुकदमा किया है। बबीता जी बोली, साहब, मैंने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की है। पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को जरा भी कष्ट होने नहीं दिया। लेकिन मेरा बेटा का कहना है कि वह तो मेरा फर्ज था। यह तो सब माएँ करती हैं। यह मैंने क्या खास किया है। तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यह सब करते हैं, पर कोई भी अपने बच्चों को कोर्ट में नहीं लाता। सामने के कटघरे में खड़े राकेश बोले, माताजी, आप अपनी जगह पर ठीक हैं और आपका बेटा अपनी जगह पर। फिर आपने यह मुकदमा क्यों किया है। क्या वजह है। आपका बेटा आपको घर से निकाल रहा है या खाना नहीं देता। क्या वजह है इस मुकदमे की और आप कोर्ट से क्या चाहती हैं। जज साहब ने बबीता देवी से सवाल किया। क्या एक माँ को घर में रखना और समय से खाना देना काफ़ी होता है क्या। इससे एक माँ का कर्ज अदा हो जाता है। जवाब देने की वजह बबीता जी ने जज से ही सवाल किया। माताजी, आप ही बताइए कि आप चाहती क्या हैं। जज परेशान होकर बोला। बबीता जी बोली, मैं चाहती हूँ कि एक माँ के रूप में मैंने जो भी अपने बेटे के लिए किया है, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक मेरा बेटा उस कर्ज को उतार दे। बबीता देवी ने शांति से जवाब दिया। अदालत में खुसर फुसर फिर से शुरू हो गई। अब हर कोई बबीता देवी को दोषी समझ रहा था। भला कोई माँ अपने बेटे की परवरिश की कीमत मांगती है। कैसी माँ है यह। ठीक है, मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आप दाम बोलिए। अगर यही बात है तो आप मुझे घर पर ही बोल देती। यहाँ कोर्ट में यह सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। बोलिए, कितने का चेक काट दूँ। अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए बोला मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है। माँ ने कहा, जज साहब, आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगे। मेरा बेटा जब होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियाँ हुई तो मुझे ऑपरेशन करवाने को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इसे जन्म दिया। यह दूसरे बच्चे के मुकाबले हर चीज़ में कमज़ोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता था, तो मैं इसकी दोस्त भी बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। कक्षा में कमज़ोर था, इसलिए मैं इसे घंटे घंटे भर सिखाती पढ़ाती थी। मैं बिना क्रोधित हुए इसकी परेशानियां बार बार दूर करती थी। यह काफ़ी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति गुस्सा करते थे तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। सारी रात इसे इधर उधर करती थी कि यह गीला ना रहे।
फिर धीरे धीरे यह बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा। तब तक मेरे पति की मृत्यु हो गई, उनका व्यापार डूबने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर व्यापार संभाला, साथ ही इस पर भी पूरा ध्यान रखा। लोगों ने मुझे यह कहकर दूसरी शादी का सुझाव दिया कि एक औरत के लिए अकेले जिंदगी काटने में बहुत मुश्किल होती है। कुछ रिश्ते भी आए, पर ये मुझे एक पल भी नहीं छोड़ता था। मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी। यह बोल बबीता जी रुक गई, उनकी सांसें फूलने लगी। उनका वकील उन्हें पानी पिलाया, सामान्य किया और बबीता देवी बोली, बाहर कुछ लोगों की गंदी नज़र से बचते हुए घर आकर बेटे के सामने सामान्य बनी रहती। ये रात को जल्दी सो जाता, तब चुपचाप आंसू बहाती। कितनी बार खुद को अपने बेटे के सहित ख़त्म करने का विचार आया, पर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी। इसलिए रोज़ मरती और अपने बेटे के लिए खुद को जिंदा करती हुई समय गुजारने लगी, इस आस में कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे सारा व्यापार इसे सौंप कर मैं निश्चिंत होने लगी कि अब पोते पोती को खिलाते हुए चैन से बुढ़ापा काटूंगी। पर यह बोलकर बबीता देवी ने लंबी सांस ली। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वह बच्चों को खिलाने क्या देती। मुझे धीरे धीरे मेरे घर से के पीछे जानवरों के तबेले के पास एक टूटी मिट्टी की कोठरी में रहने के लिए दे दी गई जगह, जहाँ पर घर की नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे से विनती करते हुए कहा कि बेटा मुझे यहाँ नहीं, आप सबके साथ रहना है। तो इसने यही कहा, किरण बहू को तुम्हारा घर पर रहना पसंद नहीं, उसे बंदिश लगती है। वह नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यहीं रहो। मैं भी तैयार हो गई, पर मैंने इसे कहा कि आप कम से कम तू मेरे पास कुछ पल के लिए आ जाया कर। तो जज साहब इतने में पता है क्या कहा कि तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं। जज साहब जरा सोचिए, यह सुनकर एक माँ पर क्या बीती होगी। मैंने इसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा वक्त दिया, और अब यह मुझे ऐसे कहता है। यह बोल बबीता देवी रोने लगी। माता जी, आपके बेटे ने जो किया आपके साथ वह गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सज़ा नहीं है। बबीता देवी बोली, मुझे सज़ा दिलानी भी नहीं बेटे को। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुनकर बड़ा किया, उसे मैं कैसे सज़ा दिला सकती हूँ। फिर आपको क्या चाहिए बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज ने पूछा। बबीता देवी ने कहा, मुझे अपने बेटे के से एक कप चाय चाहिए। जज साहब बहुत असमंजस में था। जज के साथ साथ राकेश और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, यह कैसा मुकदमा है जिसमें एक माँ ने अपने बेटे से एक कप चाय मांगी हो। हाँ साहब, मैं चाहती हूँ रोज सुबह मेरा बेटा खुद मुझे चाय लाकर दे जाए, कामवाली नहीं। बबीता देवी नम आंखों से बोली। पर इसमें आपको क्या हासिल होगा? आश्चर्य से बोला जज साहब। एक माँ कैसे बताए उसे उस एक कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे लाकर पिलाएगा। इसी बहाने कम से कम मैं रोज अपने बेटे को देख पाऊंगी, वरना तो महीने ये मेरे पास नहीं आता। उस एक कप चाय के बदले में अपने बेटे के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद तो दे सकती हूँ। इसी बहाने उसे छूकर भी देख लूँगी। उस कप के बहाने कम से कम मेरा बेटा यह तो देख लेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। बबीता देवी ने नम आंखों से कहा। बबीता देवी की बात सुनकर अदालत में हर एक की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जिंदगी की भागदौड़ में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे, उन सभी में जज साहब भी थे। तभी वहाँ एक आवाज़ हिचकियाँ लेकर रोने की गूंजी। सबके सब उस दिशा में देखने लगे। वह राकेश कटघरे में खड़े जोर जोर से रो रहे थे।
बबीता देवी एकदम से अपने कटघरे से निकलकर बेटे के पास पहुंची और उसका सिर सहलाते हुए बोली, ज़्यादा कीमत मांग ली मैंने अपने बेटे से, जिसे वह देने में असमर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो। इस कर्ज को चुकाने की मेरी औकात नहीं, मेरी क्या किसी बेटे की औकात नहीं, पर तू मुझसे बदले में बहुत कम चाह रही है। अब तेरा यह बेटा सिर्फ तेरे लिए चाय लाएगा ही नहीं, तेरे साथ पिएगा भी, खाना भी खाएगा, क्योंकि अब तो घर के पीछे जानवरों के तबेले में नहीं रहेगी। अब तू हमारे साथ रहेगी और हमारे साथ ही खाएगी पिएगी। माँ के कदमों से लिपट जोर जोर से रोते हुए बोला, ना मेरे बच्चे, रो मत, मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। समय का कुछ पता नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इस हसरत के साथ नहीं मरना चाहती कि बेटे को देखे इतने दिन हो गए, बल्कि मरते वक्त एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। बबीता देवी बेटे को सीने से लगाते हुए बोली। अब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियाँ गूंज रही थी। जज साहब को फैसला सुनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। अब तो जज साहब को भी अपने घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उनकी माँ भी न जाने कितने दिनों से उनका चेहरा देखने के लिए तरस रही थी। दोस्तों, हम कामकाज में अपने माँ बाप